Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter in the Witch's House. तो इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले आप पार्ट 1 वाले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा था कि हमारा एडमंड जो है वो वाइट विच के महल के आंगन में है और महल के आंगन में कई सारे स्टैच्यूज़ लगे हुए हैं, कई सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। वो पत्थर की मूर्तियां हैं लेकिन वो इतनी रियल लगती हैं कि जैसे मानो कि वो अब बोल पड़ेंगी, अब चलने लगेंगी, अब हिलने डुलने लगेंगी। और वो सभी स्टैच्यूज़, वो सभी मूर्तियाँ इस तरह से लगी हुई हैं कि एडमंड के लिए उस कोर्ट यार्ड को, उस आंगन को क्रॉस कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। नाउ ही सॉ दैट देयर वॉज अ डिम लाइट शोइंग फ्रॉम अ डोरवे ऑन द फार साइड ऑफ द कोर्ट यार्ड। अब एडमंड को आंगन के दूर एक दरवाजे से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी काफ़ी डिम थी, काफ़ी हल्की सी रोशनी आंगन में काफ़ी दूर एक दरवाजे से आ रही थी। ही वेंट टुवर्ड्स इट और एडमंड हमारा उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ जाता है। There was a flight of stone steps going up to an open door. जब वहाँ पे वो जाता है तो देखता है कि पत्थर की एक सीढ़ी ऊपर खुले हुए दरवाजे की तरफ जा रही थी। Edmund went up to them. Edmund उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। Across the threshold, यहाँ पे threshold का मतलब होता है दरवाज़ा। Across the threshold lay a great wolf. ये दरवाजे के उस पार एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही बड़ा भेड़िया बैठा हुआ था। It's all right, he kept saying to himself. अब उस भेड़ियों को देखकर हमारा एडमंड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इसलिए अपने आप को दिलासा देने के लिए, अपने आप को कंफर्ट करने के लिए वो अपने आप से कहता है कि सब ठीक है, सब ठीक है। इट्स ओनली अ स्टोन वुल्फ, ये तो बस एक पत्थर का भेड़िया है, ये कोई सचमुच का भेड़िया थोड़े ना है। इट कांट हर्ट मी, ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। एंड ही रेज्ड हिज लेग टू स्टेप ओवर इट, और उसने अपने पैर को उठाया उस भेड़िए के बॉडी के ऊपर रख के पार करने के लिए। इंस्टेंटली द ह्यूज क्रिएचर रोज, तभी तुरंत वो बड़ा सा जो प्राणी होता है, वो बड़ा सा जो जानवर होता है वो खड़े हो जाता है। विद ऑल द हेयर ब्रिस्टलिंग अलोंग इट्स बैक, और उसके बॉडी पे, उसके पीठ पे जितने बाल होते हैं उनको लिए हुए खड़ा हो जाता है। ओपनड अ ग्रेट रेड माउथ, और उसका जो मुंह होता है वो रेड कलर का होता है और काफ़ी विशाल होता है। तो अपने बड़े से लाल मुंह को वो खोलता है। एंड सेड इन अ ग्रॉलिंग वॉइस, और ग्रॉलिंग वॉइस में, गुर्राती हुई आवाज़ में कहता है, हु इज़ देयर, वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कौन है। स्टैंड स्टिल, बिना हिले डुले खड़े हो जाओ, जहाँ पे हो वहीं पे खड़े हो जाओ अजनबी, स्ट्रेंजर। एंड टेल मी हु आर यू, और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो ये बात वो वुल्फ एडमंड से पूछता है। If you please sir, said Edmund, trembling so that he could hardly speak. अब हमारा जो एडमंड था वो इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि वो कांप रहा था, और कांपती हुई आवाज़ में वो कहता है कि देखिए सर, माई नेम इज़ एडमंड, कि मेरा नाम एडमंड है। आई एम द सन ऑफ एडम, और मैं एडम का बेटा हूँ। दैट हर मैजेस्टी मेट इन द वुड्स, जिससे कि हर मैजेस्टी आई मीन वाइट विच, सफ़ेद चुड़ैल जंगल में मिली थी किसी दूसरे दिन, अदर डे। एंड आई हैव कम टू ब्रिंग हर द न्यूज़ दैट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स आर नाउ इन नार्निया, और अब मैं वाइट विच को, आई मीन हर मैजेस्टी को ये खबर देने के लिए आया हूँ कि मेरे भाई और मेरी बहनें अब नार्निया में हैं, काफ़ी पास में है, क्वाइट क्लोज इन द बीवर्स हाउस। वे लोग नार्निया में मिस्टर और मिसेस बीवर के घर पे हैं। शी वॉन्टेड टू सी देम, और जो वाइट विच हैं, जो हर मैजेस्टी हैं, वो मेरे भाई और बहनों से मिलना चाहती थी। आई विल टेल हर मैजेस्टी, सेड द वुल्फ। वुल्फ कहता है कि ठीक है, मैं हर मैजेस्टी को, वाइट विच को इस बारे में बता दूंगी। मीन वाइल स्टैंड स्टिल ऑन द थ्रेस होल्ड एज यू वैल्यू योर लाइफ, कि इस दौरान तुम चुपचाप खड़े रहो, बिना हिले डुले यहाँ पर खड़े रहो, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी हो तो। देन इट वैनिस्ड इनटू द हाउस, फिर उसके बाद ये जो ग्रेट वुल्फ होता है वो घर के अंदर चला जाता है वाइट विच को ये बात बताने के लिए। एडमंड स्टूड एंड वेटेड,
एडमंड वहीं पे खड़ा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है। His fingers aching with cold and his heart pounding in his chest। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियाँ जो है ना दर्द कर रही होती हैं और उसका दिल उसके सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। एंड प्रेजेंटली द ग्रे वुल्फ Mogrim, the chief of the witch secret police, came bounding back and said, come in, fortunate favorite of the queen, or else not so favorite। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब एडमंड वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा होता है तो मॉगरिम आता है। मॉगरिम कौन है? एक ग्रे वुल्फ है जो कि वाइट विच की जो सीक्रेट पुलिस है उसका वो हेड है। वो आता है वहाँ पे उछलते कूदते हुए, बाउंडिंग बैक मीन्स होता है उछलते कूदते हुए आता है और कहता है कि अंदर आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम क्वीन के बहुत ही पसंदीदा हो, फेवरेट हो, या तो इसका अपोजिट है कि तुम क्वीन के फेवरेट बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि क्वीन उसी से मिलती है जो उसका फेवरेट होता है या तो उसका दुश्मन होता है। एंड एडमंड वेंट इन टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू ट्रेड ऑन द वुल्फ्स पॉज। और जब एडमंड अंदर जाता है, वाइट विच के कमरे में जाता है, वाइट विच के कमरे में नहीं, जब वो अंदर ग्रे वुल्फ उसको बुला करके लेकर जाता है तो वो बहुत ही सावधानी से जाता है, बहुत ही ध्यान से जाता है। ये ध्यान रखते हुए जाता है कि वो उस वुल्फ के, उस भेड़िए के पंजे पर अपना पैर न रख दे। He found himself in a long gloomy hall with many pillars, full as the courtyard had been of statues। अब हमारा एडमंड एक बहुत ही अंधेरे हॉल में है, एक ऐसे हॉल में है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स लगे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं, बिल्कुल जैसे कि कोर्ट यार्ड में बहुत सारे स्टैच्यूज़ थे। तो जैसे कि आंगन स्टैच्यूज़ से भरा हुआ था, ये जिस हॉल में अभी है वहाँ पे अंधेरा है और वो हॉल पिलर्स से भरे हुए हैं। द वन नियरेस्ट द डोर वॉज अ लिटिल फॉन विद अ वेरी सैड एक्सप्रेशन ऑन इट्स फेस। और वहाँ पे एक दरवाजे के पास में एक छोटा सा फॉन होता है। वही बात, छोटा सा फॉन किसे बोला गया है? फॉन वो होता है जो जंगल का देवता होता है और उसका चेहरा और उसका शरीर इंसानों की तरह होता है, लेकिन उसके पैर बकरियों की तरह होते हैं और उसकी सींग होती है, उसी को हम लोग फॉन कहते हैं। तो वहाँ पे एक फॉन था और उसके चेहरे पे एक सैड एक्सप्रेशन था, वो काफ़ी दुखी और उदास लग रहा था। एंड एडमंड कुडंट हेल्प वंडरिंग इफ़ दिस माइट बी लूसीज फ्रेंड। और एडमंड को ऐसा लग रहा था, वो इस ख्याल को रोक नहीं पा रहा था कि शायद यही फॉन लूसी का दोस्त हो सकता है। The only light came from a single lamp and close beside this sat the white witch। और थोड़ी बहुत जो रोशनी आ रही थी, थोड़ी बहुत जो प्रकाश आ रही थी, वो एक सिंगल लैम्प से आ रही थी और उसी लैम्प के बगल में वाइट विच बैठी हुई थी। I have come, your majesty, said Edmund, rushing eagerly forward। अब जब एडमंड वाइट विच को बैठे हुए देख लेता है तो उसकी तरफ काफ़ी एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है और कहता है, योर मैजेस्टी, मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर वाइट विच क्या कहती है? हाउ डेयर यू कम अलोन, कि अकेले आने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? सेड द विच इन अ टेरिबल वॉइस। काफ़ी डरावने अंदाज में वाइट विच ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए। डिड आई नॉट टेल यू टू ब्रिंग द अदर्स विद यू, क्या मैंने तुम्हें बाकियों को, दूसरों को अपने साथ लाने के लिए नहीं बोला था, नहीं कहा था? प्लीज़ योर मैजेस्टी, सेड एडमंड, आई हैव डन द बेस्ट आई कैन। अब यहाँ पे एडमंड कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझसे जितना बन पाया मैंने उतना किया, मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया। आई हैव ब्रॉट देम क्वाइट क्लोज, कि मैं उन लोगों को काफ़ी करीब लेकर के आया हूँ। दे आर इन द लिटिल हाउस ऑन टॉप ऑफ द डैम जस्ट अप द रिवर विद मिस्टर एंड मिसेस बीवर, कि मेरे जो भाई बहनें हैं वो मिस्टर और मिसेस बीवर के घर पे हैं, जो कि नदी के ऊपर डैम के पास में है। अ स्लो क्रूअल स्माइल केम ओवर द विच's फेस। अब इस बात को सुनने के बाद उस वाइट विच के चेहरे पे एक अजीब सी क्रूर सी हंसी उभर के आई और उसने कहा, इज दिस ऑल योर न्यूज़? सी आस्क्ड। उसने कहा कि क्या यही खबर था जो तुम मुझे बताना चाहते थे? नो योर मैजेस्टी, सेड एडमंड एंड प्रोसीडेड टू टेल हर ऑल ही हैड हर्ड बिफोर लीविंग द बीवर्स हाउस। वो कहता है कि नहीं योर मैजेस्टी, मेरे पास सिर्फ यही ऐसा न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं वो सभी आपको बताऊंगा जो कि मैं मिस्टर और मिसेस बीवर के घर को छोड़ने के पहले सुना था, क्योंकि मैंने ये सुना था कि वे लोग असलान से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं।
और जब एडमंड ने ये सारी बातें वाइट विच को बताई तो वाइट विच क्या कहती है, व्हाट, वो घबरा जाती है, कहती है असलान, क्राइड द क्वीन, असलान, क्या तुम असलान की बातें कर रहे हो, क्या वे लोग असलान से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं? इज दिस ट्रू, क्या ये सच है? इफ़ आई फाइंड यू हैव लाइड टू मी, अगर मुझे पता चले कि तुमने मुझे झूठ बोला है तो फिर समझ लेना। प्लीज़ आई एम ओनली रिपीटिंग व्हाट दे सेड, स्टैमर्ड एडमंड। अब जब वाइट विच उसे डराती है, उसे धमकाती है, तो एडमंड काफ़ी घबरा जाता है और हकलाने लगता है, स्टैमर करने लगता है और हकलाते हुए बोलता है कि देखिए, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ जो कि वे लोग कह रहे थे या मैंने उन लोगों को कहते हुए सुना है। बट द क्वीन हु वॉज नो लॉन्गर अटेंडिंग टू हिम क्लैप्ड हर हैंड्स। अब ये जो क्वीन है, ये जो वाइट विच है, अब एडमंड की बातों को नहीं सुन रही थी। उसने अपने हाथों को ज़ोर से बजाया, उसने ज़ोर से एक ताली बजाई। तभी क्या होता है, जब वाइट विच ने ज़ोर से ताली बजाई, इंस्टेंटली, तुरंत ही, द सेम डॉर्फ हुम एडमंड हैड सीन विद हर बिफोर अपीयर्ड, वहीं बौना वहाँ पर प्रकट हो जाता है जिसे कि एडमंड ने वाइट विच के साथ पहले भी देखा था। आपको इस पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा एडमंड, ये रही वाइट विच और ये रहा बौना, जो कि इस वाइट विच के ताली बजाने के बाद आई है। और वाइट विच उस बौने से क्या कहती है, मेक रेडी आवर स्लेज, हमारे गाड़ी को तैयार किया जाए, ऑर्डर द विच, एंड यूज़ द हार्नेस विदाउट बेल्स, और गाड़ियों में जब हार्नेस लगाया जाए तो उसमें बेल्स न लगाया जाए, उसमें घंटी न लगाया जाए। हार्नेस क्या होता है? हार्नेस एक तरह का लगाम होता है या कुछ चमड़े के फीते जैसे होते हैं जिससे कि जानवर को गाड़ी के साथ बांधा जाता है, जिससे कि जानवर गाड़ी को खींच सके। और उसमें अगर आप बेल लगाओगे तो जब भी जानवर चलेगा तो बेल की आवाज़ होगी। लेकिन यहाँ पर वाइट विच कह रही है कि जब हार्नेस लगाया जाए तो उसमें बेल्स न यूज़ किए जाएं, क्योंकि वो जब मिस्टर और मिसेस बीवर के घर पे पहुँचे तो उन्हें इस बात की जानकारी न हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर इन द विचेस हाउस को कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारा चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से? द लायन, द विच एंड द वार्डरोब से लिया गया है, बाय C.S. लेविस। और यहाँ पे हमारे ऑथर के बारे में भी दिया गया है, क्लाइव स्टेबल्स लेविस, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ हिज डे, कि जो हमारे ऑथर हैं C.S. लेविस, इनका फुल नेम है क्लाइव स्टेबल्स लेविस। ये अपने समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक हैं। रोट मोर देन 30 बुक्स, इन्होंने 30 से अधिक किताबें लिखी हैं। ही वॉज अ फेलो एंड ट्यूटर इन इंग्लिश लिटरेचर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अंटिल 1954। 1954 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक फेलो थे और इंग्लिश ट्यूटर थे, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई करते थे। एंड इलेक्टेड टू द चेयर ऑफ द मेडिएवल एंड रेनेसेंस लिटरेचर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इन्हें मेडिएवल एंड रेनेसेंस लिटरेचर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्हें चेयरमैन के तरह भी इलेक्ट किया गया था। अ पोजीशन ही हेल्ड अंटिल हिज रिटायरमेंट, और अपने रिटायरमेंट तक वे इसी पोजीशन पे रहे थे। हिज मोस्ट फेमस सीरीज द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया हैज़ सोल्ड ओवर 100 मिलियन कॉपीज़, और इनकी जो सबसे फेमस बुक सीरीज है जिसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, इसकी लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा पुस्तकें, ज़्यादा किताबें बिक चुकी हैं। एंड हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 3 मेजर मोशन पिक्चर्स, और इनकी किताब के ऊपर 3 फिल्में बनाई जा चुकी हैं। ओके, सो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।